मैं पिछले 4 सालों से अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और जब से ये स्टार्ट किया था मैंने तब से मैं एक शीट मेंटेन करता हूँ, एक एनुअल रिपोर्ट अपनी एजेंसी के लिए, जिसमें कि मैं लिखता हूँ कि किस क्लाइंट से मुझे कितने पैसे आए हर महीने के हिसाब से, अपने टीम मेंबर्स में मैंने कितना बांटा, उनको कितना बोनस दिया अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी, कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स अगर मेरे पास आए तो उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो सारी चीजें मेंटेन करता हूँ हर मंथ वाइज। और एट द एंड ऑफ द ईयर उन सबको टोटल करता हूँ, देखता हूँ कि मैंने टोटल अपनी टीम को कितना बांटा हुआ है, टोटल सॉफ्टवेयर्स पे मेरे कितने रुपए खर्च हुए हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, और उन सबके कैलकुलेट करके मेरा टोटल ऑलमोस्ट प्रॉफिट कितना आया है। अभी दिसंबर में जब मैं वो कर रहा था तो I was surprised. The revenue that I generated this year was 51 lakhs. More than half a CR. And I was like, मैंने तो सोचा भी नहीं था आज से 4 साल 5 साल पहले जब मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था कि 4-5 साल में मैं ½ करोड़ रुपए साल का कमा रहा हूँगा. More than 4 lakh rupees on an average every month. But here I am. एंड क्योंकि अब मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर कंटेंट भी बनाता हूँ तो मैं लिखने लगा कि क्या क्या ऐसे लेसन्स थे जो मैंने इस पूरी 4-5 साल की जर्नी में सीखे हुए हैं, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग में अभी स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा टाइम ही हुआ है स्टार्ट करे हुए, उनको वो लेसन्स हेल्प कर पाएं। तो इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्प तरीके से स्मॉल लेसन्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रीलांसिंग जर्नी में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। 15 लेसन्स फॉर फ्रीलांसिंग गेम इन 2026। लेसन नंबर 1, स्पेशलाइजेशन बीट्स जनरलाइजेशन एवरी सिंगल टाइम। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैंने बहुत सारे तरीके के कंटेंट एडिट किए हैं। मैं एड्स पे भी काम करता हूँ, पॉडकास्ट पे भी काम करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे भी काम करता हूँ, कोर्सेज भी मैंने एडिट किए हुए हैं। म्यूजिक वीडियोस में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी मैंने एडिट करी हैं। अब इन सारी चीज़ों में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, तो क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपीरियंस अपना गेन किया है कंटेंट इंडस्ट्रीज में वर्क करके, अलग अलग क्रिएटर्स के साथ वर्क करके, इसलिए वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। यानी अब मैं क्योंकि बहुत समय से बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स के साथ बहुत सारे तरह के कंटेंट में मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगा हूँ। बेस्ड ऑन वो इंस्टाग्राम पे जाने वाला है या यूट्यूब पे जाने वाला है, वो एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीस है या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पीस है। एंड अब अगर कोई भी नया क्लाइंट मेरे पास आता है जिसको कंटेंट एडिटिंग करवानी होती है, तो मैं उनसे एक प्रीमियम चार्ज कर पाता हूं, क्योंकि मेरी वो अंडरस्टैंडिंग, मेरा वो कंटेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरे बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए आप जिस भी फील्ड में, जिस भी डोमेन में फ्रीलांस करते हैं, ट्राई करिए अपनी स्पेशलाइजेशन को पकड़ने का। तो आप जनरलाइज नहीं करेंगे कि मैं डिजाइनिंग भी कर लूंगा, मैं एडिटिंग भी कर लूंगा, मैं हर तरीके के कंटेंट पीस को एडिट कर लूंगा, या मैं हर तरीके की वीडियोस को एडिट कर लूंगा, मैं हर तरीके की वेबसाइट बना लूंगा। अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करिए, आपको किन चीजों में मजा आता है, और उसके बेसिस पे अपना एक स्पेशलाइजेशन पकड़िए। क्योंकि जब आप किसी एक तरीके के प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट बनने लगेंगे तो आपकी उन एक्सपर्टीज का ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। लेसन नंबर 2, योर रेट इज नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट वैल्यू। जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी तो हम आर्ली बेसिस पे चार्ज करना ही स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे ही चार्ज करते हैं कि उनको कितना घंटे लगेंगे इस काम को करने में, इस प्रोजेक्ट को करने में, और उसके बेसिस से उनका क्या रेट होने वाला है या कितना वो चार्ज करने वाले हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशन है प्रोजेक्ट में। अगर राउंड्स ऑफ रिवीजन ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज करेंगे। बट अल्टीमेटली हमें वैल्यू गेम पे शिफ्ट होना पड़ता है। यानी स्टार्ट में आपने अर्ली गेम खेला, बट अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी वैल्यू क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो काम करके देने वाले हो उससे क्लाइंट कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला है या कितनी उसको वैल्यू मिलने वाली है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ फ्रीलांसर्स हैं, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं तो मैं उसके एग्जांपल ही लेता हूं। बहुत सारे एडिटर हैं जो एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीस को 500-1000 रुपए में भी एडिट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 1500, 2000, 5000 भी एडिट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शायद इंटरनेशनल क्लाइंट है तो 10,000, 15,000 भी एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीस का लेते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मैंने देखा हुआ है। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि क्लाइंट के लिए उस कंटेंट पीस की कितनी ज्यादा वैल्यू है, या क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली किसी भी प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है, उससे बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं। तो अर्ली गेम खेलिए स्टार्ट में, बट अल्टीमेटली शिफ्ट टू द वैल्यू गेम। लेसन नंबर 3 है, फ्री वर्क इज नॉट अ वेस्ट इफ डन राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री में काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी वैल्यू डिफाइन करके रखनी चाहिए ताकि क्लाइंट भी आपको उसी हिसाब से वैल्यू कर पाएगा। बट मुझे लगता है कि फ्री में काम करना अगर आप एक स्मार्ट तरीके से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको हेल्प ही करता है। और फ्री में लोग यूजुअली तब काम करते हैं जब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने करियर में, वो अपने क्लाइंट्स के लिए डेस्परेट होते हैं, हंट कर रहे होते हैं। बट अगर हम इसे ही स्मार्टली करेंगे तो हमें फ्री में टेस्टिमोनियल मिल सकते हैं, हमें फ्री में वर्क सैंपल्स मिल सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिनको हम अपने पोर्टफोलियो में लगा पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये एक तरीके का ट्रेड ऑफ होता है। आप उनको कुछ काम के रूप में वैल्यू देंगे
और बदले में उनसे टेस्टिमोनियल्स, उनसे वर्क सैंपल और अपना पोर्टफोलियो कलेक्ट कर पाएंगे। एंड अगर उनको काम पसंद आ गया तो वो कन्वर्जन के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सो स्टार्टिंग में फ्री में काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, अपने प्रोजेक्ट्स लगाओ जो कि अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर पाओगे, बाकी लोगों को वो दिखाओ, ताकि अल्टीमेटली धीरे धीरे आप अपने कन्वर्जन के चांसेस को बढ़ाते रहें। लेसन नंबर 4 है कम्युनिकेशन इज 50% ऑफ द जॉब। आपकी स्किल्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट अगर आप क्लाइंट से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए, क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। आप ठीक से उसको बता नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या स्कोप ऑफ वर्क आप हैंडल कर सकते हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस टाइमलाइन को आप फॉलो करते हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने रिविजन्स आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना क्लाइंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। और जब आप अपने और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देते हैं, I've seen it a lot of times, क्लाइंट इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है क्लाइंट को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए भी। लेसन नंबर 5 है कॉन्ट्रैक्ट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि एक स्टैम्प पेपर होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हालांकि वो होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो आप चैट जीपीटी पे डाल के ही एक फॉर्मेट निकाल सकते हैं। जब भी आप किसी नए क्लाइंट को साइन करेंगे तो क्या स्कोप ऑफ वर्क होने वाला है, क्या टाइमलाइंस या डेडलाइंस होने वाली हैं, कितना प्राइसिंग होने वाली है, अगर आप रिविजन्स करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेंगे, अगर चार्ज करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपको क्लाइंट के साइड से चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के ब्लॉग बना सकते हैं और हर नए क्लाइंट को वो फिलअप करने के लिए दे सकते हैं या खुद ही फिलअप करके उससे साइन करवा सकते हैं। एक तरीके से वो एक लीगल बाइंडिंग होगी जो कि आप और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है या कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए क्लाइंट बाद में रेडी नहीं हो रहा है पे करने के लिए, तो यू हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट। बट अगर आप वो सब नहीं भी कर सकते हैं तो भी ईमेल पे हर एक चीज डिस्कस करना जरूरी है। वो व्हाट्सएप के मैसेजेस किसी तरीके का प्रूफ नहीं होते हैं, वो कॉल पे करी गई बात किसी तरीके की प्रूफ नहीं होती है। तो यू नीड अ सॉलिड थिंग जहां पे यू कैन ऑलवेज गो बैक, क्लाइंट कैन ऑलवेज गो बैक, ताकि वो सारी चीजें समझ पाए आपके स्कोप ऑफ वर्क के बारे में। लेसन नंबर 6 है लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं होता है, हर क्लाइंट आपके लिए नहीं होता है। तो उस वाली मेंटेलिटी में मत रहिए कि मैं जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर लूँगा उतना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, उतने जितने ज़्यादा डोमेन्स में मैंने काम किया होगा मेरा उतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं जितना ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर लूँगा, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे हैंडल कर लूँगा उतना ज़्यादा पैसे जनरेट कर पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा। वो अगेन जनरलाइजेशन वाली फिलॉसफी है। बट आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू चूज कि आप किन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ताकि अल्टीमेटली आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा पाएं, अल्टीमेटली आप किसी एक डोमेन में अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएं। और क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप अपना टाइम ही ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो आप अच्छे क्लाइंट्स के साथ ट्रेड ऑफ करें, उन क्लाइंट्स के साथ जहां से आपको सीखने को मिलता है, जहां से आपको अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां से आपको अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होकर मिलता है, इंस्टेड ऑफ उन क्लाइंट्स के साथ काम करने में जिनको आप केवल नंबर बढ़ाने के लिए या प्रोजेक्ट्स बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। उनमें आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं बट आप उनको मना नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनको केवल एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तरीके देखते हैं। लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। लेसन नंबर 7 है रेफरल्स आर गोल्ड। तो अपने क्लाइंट से हिचकिचाइए मत रेफरल्स मांगने के लिए। उनको पूछिए कि क्या उनके नॉलेज में कोई ऐसा है जिसको शायद आपकी सर्विसेज की नीड पड़ेगी, और हमारे माइंड में हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करके हम क्लाइंट को ये पूछ रहे हैं तो वो हमें एक तरीके से डेस्परेट बना देगा। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, और क्योंकि मैं बहुत सारे रेफरल्स अपने क्लाइंट से सबसे ही मांगा रहता हूँ, तो उन रेफरल्स के बेसिस पे मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिनके शायद मैं डायरेक्टली टच में भी नहीं था, बट क्योंकि मेरा क्लाइंट उनके टच में था, मैंने जब पूछा उन्होंने उसके बारे में सोचा एंड देन दे फिगर्ड आउट। ऑल्सो जब आप रेफरल मांगते हो तो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि यू हैव द बैंडविड्थ, ताकि वो आपको किसी और को भी रेफर कर सकता है। अदरवाइज क्लाइंट को ये लगता है कि ये तो मेरे साथ ही काम कर रहा है, तो शायद अभी किसी और के काम लेने के लिए बैंडविड्थ नहीं होगी इसके पास। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरल क्लाइंट से डायरेक्टली मांगना। लेसन नंबर 9 है टूल्स मैटर्स, इन्वेस्ट इन द राइट वंस। सही टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को एज अ फ्रीलांसर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एक राइटर हैं, इन्वेस्ट इन चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रामरली। अगर आप एक एडिटर हैं, इन्वेस्ट इन राइट सॉफ्टवेयर्स, इन्वेस्ट इन राइट टूल्स, इन्वेस्ट इन राइट एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, अगर आप एक मार्केटियर हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, उन सबके सब्सक्रिप्शन लेना इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव, इज एक्चुअली इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। और क्योंकि आप जितना प्रोडक्टिव होकर काम कर पाएंगे उतने ज्यादा सेम टाइम के अंदर क्लाइंट्स को मैनेज कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स को ले पाएंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग इन राइट टूल्स दैट इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज द राइट यूज ऑफ योर मनी। लेसन नंबर 10 है रिटेनर क्लाइंट्स इज द गोल। तो आप जब क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं, उन क्लाइंट्स पे कम फोकस करिए जो कि आपसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं।
इनफैक्ट मैं तो अब क्या करता हूँ कि अगर एक दो वीडियोस का कुछ प्रोजेक्ट होता है तो उन क्लाइंट्स को मना ही कर देता हूँ या कोई और एडिटर उनको रेफर कर देता हूँ। मैं केवल स्पेसिफिकली उन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहता हूँ जो कि रिटेनर बेसिस पे, जो कि लंबे समय के लिए काम करना चाहते हैं मेरे साथ, ताकि मुझे हर महीने नए क्लाइंट्स ढूंढने की फाइट नहीं मारनी पड़े। मेरे माइंड में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ वो मेरे से अगले महीने, उसके अगले महीने, लंबे समय तक काम करने वाले हैं। प्लस क्लाइंट के माइंड में भी इससे स्टेबिलिटी आती है, धीरे धीरे करके उसका ट्रस्ट आप पे डेवलप होता है अच्छी तरीके से, धीरे धीरे करके आप उसके काम को समझ पाते हो और ज्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते हो। इसलिए अल्टीमेटली आपके माइंड में हमेशा टारगेट होना चाहिए, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका हो, आप अच्छे कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू शिफ्ट टू द रिटेनर क्लाइंट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करने में आपको हर महीने नए क्लाइंट्स ढूंढने की फाइट मारनी पड़ती है। लेसन नंबर 10 है नो रिग्रेट रेट। अब इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में और भी बात करी हुई है। तो एक ऐसा आपके माइंड में बेयर मिनिमम रेट होना चाहिए जिसके नीचे आप उस क्लाइंट से बात भी नहीं करेंगे, आप मना कर देंगे, आपको कोई गिल्ट नहीं होने वाला है। हमेशा जब आप एक नेगोशिएशन में बैठेंगे, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे, किसी डील को क्लोज कर रहे होंगे, तो वो नो रिग्रेट रेट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा देन आप नेगोशिएशन में हारने ही वाले हैं। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पिच करने वाले क्लाइंट को, क्या उसका सही वैल्यू होने वाली है, किस तरीके से आप उस वैल्यू को क्लाइंट को समझा पाएंगे। बट बैक ऑफ द माइंड आपके एक नो रिग्रेट रेट भी होना चाहिए, जो कि आप जो पिच करेंगे उससे कम ही होगा, जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए आपके चार्ज का फाइनल थ्रेशोल्ड होने वाला है। लेसन नंबर 11 है ट्रैक एवरीथिंग। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक शीट मेंटेन करता हूं, उसमें मेरे कितना रेवेन्यू हुआ मंथ वाइज, कितना मैंने टीम मेंबर्स में डिसबर्स किया, कितना मेरे सॉफ्टवेयर्स के कॉस्ट हुए, कितना मैंने किसी फ्रीलांसर को हायर करके उनसे काम कराया, जरूरत पड़ी तो उनको पे किया। वो हर एक चीज मैं ट्रैक करता हूं ताकि मुझे जब भी उनकी जरूरत हो वो नंबर सारे मेरे सामने हो। उन नंबर्स के बेसिस पे आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको ज्यादा रेवेन्यू करके देते हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने में आपको ज्यादा मजा आता है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब आपको लेना ड्रॉप कर देना चाहिए, या किस तरीके के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपको अब टाटा बाय बाय कर देना होगा। वो सारी चीजें तभी आप समझ पाओगे, तभी एट द एंड ऑफ द ईयर उनके बेसिस पे डिसीजंस ले पाओगे जब आप उनको ट्रैक करेंगे। लेसन नंबर 12 अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर एवरी सिंगल टाइम। चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, कई सारे सालों से आप फ्रीलांसिंग स्पेस में काम कर रहे हो, हमेशा ये चीज आपको काम आने वाली है। अगर आपको लग रहा है किसी प्रोजेक्ट को आप एक दिन में कर सकते हो या 2 दिन में कर सकते हो, देन ऑलवेज प्रॉमिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर टाइम के साथ, ताकि जब आप टाइम पे ही डिलीवर कर दो उसको तो क्लाइंट के माइंड में आपकी एक इमेज क्रिएट हो, आपके ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो। जब आप उनसे चार्ज कर रहे हैं किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क के लिए, तो 100% उसमें अपनी फाइट मारिए कि किस तरीके से मैं हर एक तरीके से इसको बेटर बना सकता हूं। जो चीज आपके स्कोप ऑफ वर्क में शायद नहीं भी है, बट अगर आपके लिए फिजिबल है उसको भी करने का ट्राई करिए, क्योंकि ये सारी वो छोटी छोटी चीजें होती है जिसे क्लाइंट अल्टीमेटली नोटिस करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है, आप उसके काम को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, वो आपको अपने काम में एक्सपर्ट समझता है और ज्यादा प्रीमियम देने के लिए भी रेडी होता है। और अल्टीमेटली ये भी एक स्ट्रैटेजी है क्लाइंट को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए। लेसन नंबर 13 है नेटवर्किंग विद अदर फ्रीलांसर्स। आई कैन नॉट टेल यू कि इसने मेरे लिए कितने सारे इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स से कनेक्ट में हूँ अपने डोमेन में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डोमेन्स में, जिसकी वजह से जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आते हैं जिनको शायद वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ नहीं है, दे ट्रांसफर इट टू मी। उनके जो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री डोमेन्स में काम करते हैं उन फ्रीलांसर्स के क्लाइंट्स को अगर वीडियो एडिटर चाहिए होता है, दे कैन रेफर मी। तो अपने डोमेन में, अपनी आप जिस भी फील्ड में काम करते हो और उससे रिलेटेड डोमेन्स में फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करिए, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, ऐसे नॉर्मल हेलो हाय कर लिया, कैसा काम चल रहा है, किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, क्या नए ट्रेंड्स आप नोटिस कर रहे हो, इसके बारे में बातचीत कर ली। और इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट दैट क्रिएट्स अ नेटवर्क जो कि अल्टीमेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेसन नंबर 14 है हेल्थ इज वेल्थ, डोंट इग्नोर इट फॉर अ फ्रीलांसर। क्योंकि हम मेनली एक कमरे में बैठ के, एक जगह पे बैठ के काम करते रहते हैं, हम ऑफिस नहीं जाते हैं, 4 लोगों से नहीं मिलते हैं, सोशल लाइफ उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, हमें बाहर नहीं जाना होता है, आइसोलेशन में काम करना होता है, इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस क्योंकि हम जितना चाहे काम ले सकते हैं, इसलिए ओवरवर्क करना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप सोते कितना है, काम कितना करते हैं, एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी सोशल लाइफ में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी अपने काम के साथ साथ। क्योंकि मैंने कई सारे फ्रीलांसर्स को देखा है जो इनको प्रायोरिटाइज नहीं करते थे और अल्टीमेटली बर्नआउट फील करने लगे। एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद उनका क्रिएटिव लेवल्स कम हो गए। एक टाइम ऐसा आया जब उनके सारे क्लाइंट्स धीरे धीरे छूटने लगे, तो उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होने लगा। बट ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर आप अपनी लाइफ में अपने काम के अलावा और चीजों को भी प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड उसके लिए बीइंग अ फ्रीलांसर अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली लेसन नंबर 15, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता ही रहता हूं, कीप लर्निंग।
बिकॉज द मार्केट इज चेंजिंग। तो एग्जाम्पल के लिए आज से 2 साल पहले AI जब आया था तो धीरे धीरे इमेज जनरेशन के मॉडल्स आए थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो बहुत रिफाइन हो गए तो अब बहुत अच्छी क्वालिटी के इमेजेस देने लगे। उसके बाद वीडियो मॉडल्स आ गए जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियोस देने लगे। उसके बाद अब ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं जिनको आप सीन डिस्क्राइब करोगे तो वो विजुअल्स भी जनरेट करेंगे, उसका वीडियो भी बना देंगे, फिर उसमें साउंड इफेक्ट भी लगा देंगे जो कि आप डायरेक्टली पूरा यूज कर सकते हो। और मैं ये वीडियो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें है। बट हर एक डोमेन में AI बहुत तेजी से रेवोल्यूशंस लेके आ रहा है, अलग अलग टूल्स रोज नए आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं जो कि आपके काम को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एफिशिएंसी को अल्टीमेटली बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप उन सबसे वाकिफ नहीं है, अगर आप उस डोमेन के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में सीख नहीं रहे हैं, अगर आप अपनी स्किल में, अपने काम में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप भी रिडंडेंट हो जाएंगे। एज अ फ्रीलांसर जैसे हमारा गोल होता है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करना, ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना, किसी एक डोमेन, एक फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना, उसी तरीके से ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग पे ध्यान देना है ताकि आप मार्केट के ट्रेंड्स को समझ पाएं, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं, ताकि आप क्लाइंट्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाएं, क्योंकि वो सारी चीजें ही आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। सो ये थे वो टॉप 15 लेसन्स जो कि मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में सीखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो कि मैं बाकी सारे वीडियोस के थ्रू आपको बताता ही रहता हूं, बट ये सारे जो लेसन्स हैं आपके लिए एज अ फ्रीलांसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई वांट के 2026 में जब आप अपना फ्रीलांस सेशन स्टार्ट कर रहे हो या उसमें कैरी ऑन कर रहे हो तो इन 15 लेसन्स को ध्यान में रखें, इन पे एक्ट करें और कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपके फ्रीलांस गेम में एक ब्रेक क्रिएट करता है। फ्रीलांसिंग के करियर ऑप्शन को आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बनाना ही मेरा इस चैनल के थ्रू मिशन है। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।